नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जनरल स्टडीज का पेपर आप देंगे, 1000 मार्क्स का होता है। कितना ला पाएंगे? क्या लिखते हैं? गारंटी देंगे कि 500 आ जाएगा, 450 आएगा, चलिए 400 की गारंटी दे दीजिए। अरे सर, जीएस के पेपर में तो गारंटी नहीं है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द गारंटी टू गेट 50% मार्क्स इन जीएस, दे ही नहीं सकते। 40% का भी लोग नहीं दे सकते। तो क्या किया जाए? अगर मैं 40% का भी नहीं दे सकता तो क्या किया जाए? कोई ऐसा सब्जेक्ट है इस पूरे मेंस एग्जामिनेशन में जिसपे कुछ गारंटी है? आई फील एसे कैन गिव सर्टेन गारंटीज, पर कितना हो सकता है? ऐसे मुझे 60% तक गारंटी दे दे। जी हाँ, 164-65 नंबर भी लोगों के आए हुए हैं, ये आपको दे सकता है गारंटी। अब कैसे ये गारंटी मिलेगी? कैसे, आइए समझते हैं इस कैसे का जवाब। पहला स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप याद रखिएगा, द फर्स्ट एंड द मेगा स्टेप इन दिस एसे राइटिंग कि आपको 60% नंबर मिल जाए, इसका सबसे पहला होगा जिक्र अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। जी, हम आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे में 160 पा जाते हैं उसी टॉपिक में जिसमें कुछ लोग 90, 70 और यहां तक के 30-40 नंबर भी पाए हुए हैं। सोचिए, जो व्यक्ति मेंस दे रहा है उसके पास कंटेंट का अभाव नहीं है, पर फिर भी वो 30-40 नंबर कैसे पा रहा है ऐसे में? और कुछ लोग 160 भी पा रहे हैं, ये कैसे? टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ छिपा है। तो आप जब टॉपिक चुने तो पहले आप ये समझ लें कि क्या मैंने वाकई में इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया है? क्या मैं बहुत नैरो लेके चल रहा हूं, या फिर मेरे पास पैराग्राफ नहीं आ पा रहे, मैं ब्रॉड नहीं कर पा रहा हूं? इसी के लिए हम पिछले 8 साल का ऐसे टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। 8 साल का मतलब हर साल 8 टॉपिक, 8 इंटू 8 आप करेंगे 64 टॉपिक्स। आइए समझते हैं कि आप इसमें से क्या निकाल पा रहे हैं, और हम जल्दी जल्दी की एक्सरसाइज करते हैं कि क्या हो सकता है इस टॉपिक का अर्थ। चलिए चालू करते हैं इस सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपके सामने आ चुका है। 2024, 23, 22, 21 हम लोग जाएंगे 17 तक ऐसे के पीवाईक्यूज में। 24 से चालू करते हैं, और चालू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ 24,999 रुपए में, प्लस कुछ आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, 12 महीने का कोर्स भी मिल सकता है, उसके साथ एक्सटेंशन मिलेगा सीएमसी कोड पर। और बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन प्रिपरेशन यहां आप हमारे साथ कर सकते हैं। समझिएगा, ये पहला टॉपिक अगर हम आपके सामने खोलें तो 2024 का सेक्शन ए, दो सेक्शन होते हैं, उसका सेक्शन ए है। पहला सवाल था, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। अगर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते तो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए कि कैसे नेचर प्रिसीड करता है किसी सिविलाइजेशन को। मतलब सिविलाइजेशन से पहले वहां कोई नेचर रहा होगा, फॉरेस्ट रही होगी, ग्रीनरी रही होगी, और सिविलाइजेशन के बाद वहां पर डेजर्ट होने की शुरुआत हो जाती है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस हो जाते हैं। मतलब साफ दिखा रहा है कि ये टॉपिक आपको एनवायरमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जो लोग इसको सिर्फ इन्वायरमेंट तक जोड़ेंगे वो परेशान हो जाएंगे। आपको इस टॉपिक को ब्रॉड लेकर चलना है, मतलब कुछ ऐसी चीज आपको समझनी है कि किसी एक सिविलाइजेशन, किसी एक व्यवस्था आने से पहले वहां पर हो सकता है बहुत हरा भरा सब कुछ रहा होगा, व्यवस्था आई, व्यवस्था ने संभालने की कोशिश की, व्यवस्था में लालच आया, और शायद सब डेजर्ट बनते चला जाता है। ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत बेहतरीन गोल्ड, बेहतरीन सब कुछ हुआ करता था। सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज अपना यहां पर नहीं फेल हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाया, और वो डेजर्ट की तरफ जाने लगे, मतलब इकोनॉमिक ड्रेन करने लगे भारत से। तो देखिए, एक ही टॉपिक से बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं। आपको अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना और ये समझना है कि ये टॉपिक को मैं कहां कहां फिट करूं। मतलब किसी एक व्यवस्था के आने से पहले चीजें फॉरेस्टेड हो सकती हैं। यहां फॉरेस्टेड का मतलब हो सकता है कि खुशहाली, हरा भरा सब कुछ हो, बहुत डाइवर्सिटी हो, और किसी सिविलाइजेशन व्यवस्था के आ जाने के बाद डेजर्ट टाइप कंडीशन बनने लगते हैं। तो आपको यहां पर चेक करना होगा कि किसी एक व्यवस्था से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। ये आप इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, फिलॉसफी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये एक आसान टॉपिक था, लोग चुन सकते थे इसको। दूसरा देखते हैं, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर्स विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस टॉपिक का मतलब? अब आप फिर से पढ़िए, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर मतलब भविष्य में आने वाला। अगर मैं इस ग्राफ पे चल रहा हूं तो भविष्य में आने वाला साम्राज्य, साम्राज्य किसका होगा? दिमाग का। मतलब कंफर्म है कि यहां पर ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग से चलेंगी, जो लोग दिमाग से सोचेंगे, जो लोग दिमाग से काम करेंगे, वही आगे आने वाला साम्राज्य भी बनाएंगे। मतलब क्लियर हो गया, हार्ड वर्क चलेगा, जरूर चलेगा, पर एआई को देखते हुए, दिमाग को देखते हुए, मेडिकल टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सब चीजों विकास हो रही है उसको देखते हुए, शायद आने वाला एम्पायर आपके दिमाग से गवर्न होगा,
ना कि किसी और चीज से गवर्न होगा। तो मुझे इस पे अपना स्टैंड लेना है कि क्या ये सच्चाई है, आने वाला साम्राज्य दिमाग का साम्राज्य होगा। जी हाँ, सच्चाई है। पर मैं इसमें चाहूं तो कुछ और भी सोच सकता हूं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिमाग चलाने से ही काम होगा, इमोशंस का भी गेम हो सकता है। तो आने वाला साम्राज्य इमोशन से भी हो सकता है, ये भी मैं रख सकता हूं इसमें पॉइंट। तो बस एक छोटा सा मत पकड़ लीजिएगा कि एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो बस माइंड का गेम है, इसका मतलब है लॉजिकल एम्पायर, लॉजिकल होगा। एम्पायर में व्यवस्था होगी। एम्पायर में हो सकता है जो लोग बेहतर सोच सकते हैं वो उसको गवर्न कर रहे होंगे, जो लोग शायद आगे लेकर आपको चल सके वो लोग वहां पे गवर्न कर रहे होंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। सच्चाई है, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ का क्या मतलब है? बहुत आसान है, आप देखिए फिलोसफी में जाइए। आप हैप्पीनेस ढूंढने मत निकलिए कि चलो ये पाथ है हैप्पीनेस का, इसी पे चलते हैं, शायद हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस इज द पाथ। दैट मीन्स व्हेन यू लिव योर लाइफ, लेट्स नॉट लीव थिंग्स टू सम हैप्पीनेस की अच्छा वो होगा तो हैप्पीनेस होगी। जो चल रहा है वही हैप्पीनेस है, जो व्यवस्था चल रही है वही हैप्पीनेस है, आप जिस स्टेट में है वही हैप्पीनेस है। अगर आप कंटेंट है कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसमें खुश हैं तो व्यवस्था है, यही लाइफ है। और आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस का। यू हैव टू अंडरस्टैंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की हैप्पीनेस ही पाथ है। अच्छा, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइलेंस। समझिएगा, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। मतलब जो लॉजिकल व्यक्ति ना, वो हमेशा क्वेश्चन करता है। उसको आप चुप करा दे, क्यूरोसिटी उसका बंद कर दे तो गलत हो जाएगा। द डाउटर इज अ रियल मैन ऑफ साइंस। वो साइंस का असली अर्थ है पूछना, पूछताछ करना। तो वो पूछताछ ही करना चाहता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो डाउटर है, वो डाउट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है उसके दिमाग में। कैसे? पर ट्रू मैन ऑफ साइंस सोक्रेट्स को उठा लीजिए, हर चीज में उनका सवाल है। आप आइंस्टीन को उठा लीजिए, सर हर चीज में सवाल है। आप न्यूटन को उठा लीजिए, ट्रू मैन ऑफ साइंस है, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, आप उनके क्वेश्चंस को उठा लीजिए, ट्रू मैन ऑफ साइंस। ही इज अ डाउटर एंड इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, लॉजिकली थिंकिंग। तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो देखिए 2024 का सेक्शन ए था, आपको बस अपने ज्ञान चक्षु को खोल के रखना है कि क्या टॉपिक आ सकता है, मैं इसमें क्या क्या लगा सकता हूं, व्हाट डज दिस मीन टू मी। और लगाने के बाद अगर आपके पास 10 पैराग्राफ आ रहे हैं तब तो आप आगे बढ़ जाइए, उस टॉपिक पे लिख दीजिए। नहीं आ रहे हैं तो सर अलग बात है, तो फिर अलग बात है। अच्छा, सेक्शन बी की बात करते हैं। तो दो सेक्शन होते हैं, आपको एक उसमें से चुनना था, एक इसमें से आपको चुनना होगा। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। देखिए बहुत ही समाज का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा ही इक्वेशन है। आज जो फोमो क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई अपनी गाड़ी की फोटो लगा दिया, भले उसकी गाड़ी नहीं थी पर फोटो लगा दिया, इससे क्या हुआ, जो उसको देख रहे हैं उनके मन में आता है कि यार आई एम मिसिंग आउट टू समथिंग। तो यह सोशल मीडिया एक फोमो क्रिएट कर रहा है। आप जो यूट्यूब पे हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो नहीं है, उनके मन में एक फोमो आने लगता है कि क्या मेरे पास ये नहीं है। अगर नहीं है तो परेशान होते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेट कर जाता है उनका जो मेंटल स्टेट है डिप्रेशन और लोनलीनेस में। तो ये डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का कि कैसे वो एक डार्क पैटर्न बना सकता है, वो एक फोमो क्रिएट कर सकता है जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका मतलब है आज से अगर आप 50 साल पहले चल जाए तो जो जनता रहती है उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, खत भी 10-15 दिन में पहुंचते थे, तो उनको कोई फोमो नहीं होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता था, दे वर हैप्पी। पर आज की कितनी रिपोर्ट्स आप इंडेक्स देख लीजिए जहां पर मेंटल डिप्रेशन की बात की जाती है। भारत एक मेंटल डिप्रेशन कैपिटल बन रहा है, वेस्ट तो बन ही रहा है, भारत भी बन रहा है। दैट्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनके पास ये है, वो ये रैंक लेकर आए, रैंक लाने के बाद ये हो गया उनके साथ। अरे कुछ नहीं है सर, इट्स ऑल फियर ऑफ मिसिंग आउट। Nearly all men can stand adversity, but to test the character give him power. Exactly. देखिए ये बहुत पुराना कोटेशन, भाई सारे लोग एडवर्सिटी झेल सकते हैं, चैलेंजेस झेल सकते हैं, पर अगर आपको उसका रियल कैरेक्टर पता करना है ना, आप उसे पावर दे दीजिए। इट इज सेड कि पावर, मनी हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो अगर उसका रियल कैरेक्टर आपको समझना है ना, तो उसको पावर, पैसा पकड़ा दीजिए, तब पता चलेगा। मतलब इफ समवन फ्रॉम योर कंट्री बिकम्स एन आईएएस एंड ही इज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, आपका कैरेक्टर उसका तुरंत पता चल जाएगा देखकर कि वो कैसे ट्रीट कर रहा है लोगों को पावर मिलने के बाद। अगर वो सही ट्रीट कर रहा है, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। नहीं कर रहा है, समझ जाइएगा कि सर यही चीज की कमी थी और ये निगेटिव हो रहा है। तो किसी भी इंसान का कैरेक्टर पता करने के लिए उसको पावर दे दीजिए।
ये पूरा ऐसे आपका ह्यूमन और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पे होगा, कैरेक्टर पे होगा और एक व्यवहार जो है इंसान का उसके ऊपर है। तो अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप इतिहास में जाकर देखिए कि जब किसी को पावर दे दिया गया तो वो क्या कर रहा था। भाई हिटलर को पावर मिला तो वो क्या कर रहा था। नॉर्थ कोरिया में लीडर को पावर मिला तो वो क्या कर रहा था। और भारत में लीडर्स को पावर मिला तो उन्होंने कितना अच्छा किया। तो कैरेक्टर पता करना है तो पावर दे दीजिए। ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। भले आप यूपीएससी की बात करिए, लाइफ की बात करिए, समाज की बात करिए। wherever you give power, you can check the person's behavior. All ideas having large consequences are always simple. देखिए ये एक रिपीटेटिव टॉपिक आता है सिंप्लिसिटी पर। कहते हैं ना कि द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन इज सिंप्लिसिटी और सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। सच्चाई है। जो बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं इस संसार में वो एक बहुत छोटे से सिंपल से आइडिया से आए हैं। सर एक नमक पे तो भारत एकजुट हो चुका था गांधी जी के दांडी मार्च में। एक नमक पे सोचिए कोई एकजुट हो गया था। आप एक एक चरखे पे एकजुट कर सकते थे। कितनी बड़ी बात, एक सिंपल सा आइडिया येट कितना बड़ा रैमिफिकेशन है उसका। आप एक सिंपल सा टर्म यूज करते हैं कि हम भारत के हैं। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है और येट देखिए इसका कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है कि आप भारतीय हैं और उसके कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक सिंपल सी चीज से कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आप शांति बनाए रखते हैं अपने घर में तो उसके कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि सब जगह शायद शांति बन सकती है। तो एक बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बार ऐसा ही आता है। यूपीएससी सिंप्लिसिटी को रिलेट करना चाहती है बहुत जगहों से। ये टॉपिक अभी आप देखेंगे और आएगा। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। एग्जैक्टली। आप कुछ ना कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी व्यतीत करें जहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छा है कि आप अपना ह्यूमन रिसोर्स यूज करिए। होगा गलत होंगे, जब करेंगे तभी तो सही या गलत होगा। जब तो कुछ करेंगे ही नहीं तो गलत या सही क्या होगा। तो ये टॉपिक आपको एक्शन की बात करता है कि चुप रहने से अच्छा है कि एक्शन ले लीजिए। अब एक्शन आईआर में हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इकोनॉमी में, बिजनेस में, पॉलिटी में, रूल्स में, हर जगह हो सकता है। तो आप चुपचाप ना बैठकर एक्शन ले लीजिए सो दैट एटलीस्ट गलत होंगे कोई बात नहीं, इंप्रोवाइजेशन का चांस तो रहेगा, सही करने का तो चांस रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। खैर हमने आपको 2024 का बताया, आइए आपको लेकर चलते हैं 2023 के कुछ टॉपिक्स में और समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मतलब हो सकता है। एक रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी से। जैसे सेक्शन ए, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। आप सोचते तब हैं जब आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ऐसे आप क्या सोचेंगे? आज आप क्या सोच रहे हैं? आईएएस बनना है। क्यों? एक सामने एक दिखा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तब आपने सोचना चालू किया। तो थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट विल बिगिन ओनली व्हेन देयर इज एन ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट टीम क्या है? वो यूपीएससी बैठी, मुझे दिखा, मेरे दिमाग में अब थॉट प्रोसेस चालू हुआ। अगर यूपीएससी को मैं हटा दूं तो आपका थॉट प्रोसेस यूपीएससी के लिए आएगा ही नहीं। तो थिंकिंग तभी चालू होती है जब ऑपोजिट टीम होगा। इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए तो इसका मतलब है ऑपोजिट टीम था तभी युद्ध भी लड़े जाएंगे। आइडियोलॉजी मिल गई तो काम खत्म, तब तो ऑपोजिट कुछ है ही नहीं, तब तो साथ में क्यों युद्ध होगा। पर थिंकिंग तब चालू हो रही है जब आप बड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को गुलाम बनाकर रखा गया ब्रिटिशर्स द्वारा। आप समझिए ओपोनेंट दिखे, थिंकिंग चालू हुई, हमने रेवोल्यूशन किया। ये है थिंकिंग प्रोसेस जो चालू होता है। दूसरा, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। सही बात है। अगर आप विजनरी बनना चाहते हैं, एक विजन वाले बनना चाहते हैं, तो आपको याद रखना होगा दोनों चीज को आपको मिलाना होगा। कई बार क्या होता है, लोगों को इंट्यूशन होता है कि ये चीज हो सकती है। ये कहां से आता है? एक्सपीरियंस से आता है कि ये चीज हो सकती है। और दूसरा लॉजिक, साइंटिफिक मैन। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे अगर मेरा डिसीजन ऐसा है तो मैं एक विजनरी लीडर कहलाता हूं। मैं सिर्फ इंट्यूशन पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लॉजिक पे विश्वास नहीं कर सकता। दोनों को मिलाकर जो बीच का पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं कि आप अब कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पे पता चलता है आप अब विजनरी डिसीजन ले सकते हैं, विजनरी डिसीजन ले सकते हैं। नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। सही बात है। निकले तो बहुत लोग हैं अपनी अपनी रास्तों को ढूंढने, पर जरूरी नहीं कि हर कोई खोएगा। कुछ को तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। और जो चले ही नहीं है खोए तो वो है। कम से कम आप चलकर आगे तो बढ़े हैं, और आगे बढ़कर आप जहां भी पहुंचे हैं वो रास्ते को अगर आप इंजॉय किए हैं तो नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। बहुत लोग भटक के रास्ता पा लेते हैं, बहुत लोग तो चलना ही नहीं सीखते।
तो नॉट ऑल हु वॉन्डर, जो रास्ते में ढूंढ रहे हैं कोई चीज को, वो खोते नहीं है। हर तो कोई नहीं खोता है, कुछ हो सकता है खो जाए, कुछ हो सकता है भटक जाए, क्योंकि भाई जब आप कर्म करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। पर आप कर्म ही ना करें तो गलत है। हो सकता है कि मैंने गलत रास्ता मुझे मिल गया, कोई बात नहीं, पर मैं उसको सही करने की कोशिश कर सकता हूँ। और नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, हो सकता है जो वॉन्डर कर रहा था इतना उसने देखा ढूंढा कि उसको सही रास्ता भी मिल गया। तो नॉट ऑल हु वॉन्डर लॉस्ट इज अ वेरी बिग टॉपिक that says you have to work, keep on working and have that zeal कि हाँ मुझे करते रहना है। और यहां पर वॉन्डरिंग एक प्रोसेस है कि आप रोज बेटर करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी springs from the effort to look for the magical in the mundane। बहुत बढ़िया। कहां से क्रिएटिविटी आती है? कोई एक मुंडेन सा टॉपिक है, मतलब बोरिंग सा टॉपिक है, इस मुंडेन से बोरिंग से टॉपिक में भी अगर आप मैजिक ढूंढ सकते हैं, यहीं से तो इंस्पिरेशन आ रहा है। आप एक मुंडेन टॉपिक में से भी अगर मैजिक ढूंढ सकते हैं, वहीं तो आपका क्रिएटिविटी आ रहा है कि कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि इस बोरिंग से टॉपिक में मजा आ जाए, मैजिक आ जाए। एक सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन जो मुझे बोरिंग लगता है, मैं उसको कैसे बनाऊं, क्रिएटिविटी वहीं तो पता चलती है कि मैं इसको ऐसा बनाऊं कि सामने वाले को मजा आ गए। तो इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी कहां से आती है? उस एफर्ट से जहां पर आप मोनोटोनस खत्म करना चाहते हैं मुंडेन में से। मुंडेन मतलब समथिंग दैट इज वेरी मच बोरिंग, मोनोटोनस, उसमें से मुझे पता चलता है कि अच्छा क्या मैं ये भी क्रिएटिविटी कर सकता हूं, तो बढ़िया है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, बिजनेस सबका एक जैसा हो सकता है आपका भी व्यापार है कपड़ों का ही, पर आपका क्रिएटिविटी कहां से आ रहा है? इसमें कुछ डाला जाए ताकि यहां मैजिकल हो जाए, मैं इससे बहुत बड़ा बन सकता हूं, ये मैजिकल हो जाए, तब आप बनते हैं सर। इंस्पिरेशन वहीं से क्रिएटिविटी की आती है। आइए सेक्शन बी देखते हैं। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। सच्चाई है, ये समाज की असलियत है। आज बॉयज और गर्ल्स की अगर आप बात करें, गर्ल्स को रेस्ट्रिक्शन से रोका जा रहा है और बॉयज को आशाओं से दबाया जा रहा है। बॉयज पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स ही डिमांड्स है कि तुम मेरे लिए ये करोगे, तुम मेरे लिए वो करोगे, वो अलग हार्मफुल एक प्रेशर है। और गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, जो ग्लास सीलिंग लगाई जा रही है, वो एक अलग रेस्ट्रिक्शन है। और दोनों के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है, दोनों ही इक्वली हार्मफुल है। इस पूरे ऐसे में आप लिख सकते हैं कि कैसे जेंडर में लोग स्टीरियोटाइप बनाकर किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, और किसी को बढ़ावा दे रहे हैं तो अपने लालच में दे रहे हो, किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो या इस सच्चाई को समझ ही ना रहे हो समाज की। अच्छा टॉपिक है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। बहुत बढ़िया, समझिएगा। कोई चीज होती है किसी कारण से, हर चीज का एक कारण है, रीजन है। अब आप उसको ढूंढने निकलेंगे, तब आप अपना दिमाग लगाएंगे। उस रीजन को समझने के लिए मुझे उसके आसपास के सिनेरियो को समझना होगा, इक्वेशन को समझना होगा, जिसको समझने के लिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये लॉजिक मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। आपका लॉजिक इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। आपका पढ़ाई जो है आप करते रहते, पर उसमें भी आपको कब म्यूजिक समझ में आता है? जब आप उसमें एक रिदम बना लेते हैं। सो योर लर्निंग इज द म्यूजिक ऑफ स्टडीज। उसी तरह मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, क्योंकि अगर कोई चीज रीजन करनी है तो मुझे लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक क्या होगा कि सर मैं कुछ समझ सकूं। समझने का मतलब मैथमेटिक्स है। जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स 2+2 होगा। मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट यू डिराइव, समथिंग दैट इज एन इक्वेशन। उसको आप जब डिराइव करते हैं तो मैथमेटिक्स इसीलिए म्यूजिक है लॉजिक का, लॉजिक म्यूजिक है रीजन का। हर चीज का एक म्यूजिक हो सकता है। आप जब उससे अपना बैठाते हैं फ्रीक्वेंसी, तब आप उसको फील कर पाते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बहुत अच्छा लगता होगा पॉलिटी पढ़ना, तो आपके लिए वो म्यूजिक है। आपका रीजन क्या है? यू फील दैट म्यूजिक विद पॉलिटी। देयर आर पीपल हु फील रिदम विद ज्योग्राफी, तो उनका एक रिदम है ज्योग्राफी के साथ। इसी तरह हर चीज का जो रीजन ढूंढने निकलते हैं, जो साइंटिफिक लोग होते हैं, उनका रीजन होता है कि वो मैथमेटिक्स को अच्छे से समझते हैं, मतलब लॉजिक को अच्छे से समझते हैं, और वही उनका म्यूजिक होता है। उनको मजा आता है उसको करने में। A society that has more justice is a society that needs less charity। सच्चाई है। आज आप चैरिटी क्यों करते हैं? क्योंकि आपके समाज में इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है। अगर समाज में जस्टिस आ जाए तो मुझे चैरिटी का जरूरत क्या है? मेरा बजट अगर ऐसा होने लगे कि सब लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मुझे चैरिटी की जरूरत क्या है? मैं क्यों बोलूं कि मैं स्कीम लेकर आ रहा हूं, मैं चैरिटी लेकर आ रहा हूं? मेरे प्रियम्बल में प्रोटेक्शन मिला है मुझे
क्या चैरिटी आप उसको मान रहे हैं? अगर आपको उसको हटाना था तो आप क्लियर कर देना भाई कि सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, खत्म बात। तो मुझे चैरिटी की जरूरत क्या है आपसे कि कोर्ट मेरे लिए जजमेंट देगा? मुझे चैरिटी नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। एवरीवन इक्वल एट ऑल द प्लेसेस, वो मुझे चाहिए। तो जहां पे इक्वालिटी आएगी, चैरिटी अपने आप पीछे हट जाएगी। एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन वॉट वन हैज लर्नड इन स्कूल। देखिए, एक बात सच्चाई है, आप अपनी स्कूल की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी भूल चुके होते हैं, आपको बहुत बेसिक चीजें बस याद होती हैं। उसमें एटिकेट्स हो सकते हैं, कुछ फंडामेंटल्स हो सकते हैं, कुछ संस्कार हो सकते हैं, कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं। तो एजुकेशन वही है जो जब आप सब भूल जाते हैं स्कूल का, और जो आपके साथ बचा हुआ है वही आपका एजुकेशन है असली। तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के क्लास में बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ये एजुकेशन नहीं है। इस क्लास के हो जाने के बाद आपके दिमाग में अंश बचा हुआ है, आप अब भी फील कर पा रहे हैं और आप इसको लंबे समय के लिए कैरी करके चल रहे हैं, वो मेरे लिए असली एजुकेशन है। सो एजुकेशन इज नॉट रट्टाफिकेशन, इट्स नॉट मगिंग अप द फैक्ट्स, बट इट इज व्हाट रिमेन्स इन यू आफ्टर मे बी यू हैव फॉरगॉटन लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ योर स्कूल एंड कॉलेज। अभी भी आपके अंदर कुछ बाकी है, उसका संस्कार है, उसका आयोटा है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसका परजुएशन है, वही आपका असली एजुकेशन है। खैर, हम आपको अब अगले साल पे लेकर चलते 2022 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 22 में आपको क्या मिला है बताएं, बढ़िया टॉपिक आया। उसके पहले हम आपको बता दें भैया, ऑप्शनल अगर आपको हमारे साथ से करना है तो बहुत चीजें आ रखी हैं। पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी सब आ रखा है, हिस्ट्री आ रखा है। जुड़ जाइए, 32,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है ऑप्शनल के साथ। जी हाँ, जुड़ सकते हैं आप। खैर, हम आपको लेकर चल रहे थे 2022 में, सेक्शन ए में लेकर चलते हैं। देखिए, फॉरेस्ट फिर से आ रहा है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। एग्जाम्पल सही है। इकोनॉमिक एक्सेलेंस क्या है? आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल दें, वही इकोनॉमिक एक्सेलेंस होगा। ज्यादा कमाई, ज्यादा बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एक्सेलेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, सब इक्वालिटी है, इनपुट कम में ज्यादा आउटपुट है। फॉरेस्ट बेस्ट केस स्टडी है उसके। कैसे? फॉरेस्ट का मतलब ग्रीनरी, वेजिटेशन, सब बराबरी में बट रहा होता है, सब अच्छे से स्प्रेड हो रहा होता है, अपने समय पे आना है, अपने समय पे जाना है, सन का उतना ही यूटिलाइजेशन जितना चाहिए, पानी का उतना ही यूटिलाइजेशन जितना चाहिए। इसीलिए बेस्ट केस स्टडी है किसका? इकोनॉमिक एक्सीलेंस का। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है, आप फॉरेस्ट से सीखिए कि कितना अच्छे से वो करता है। क्यों नहीं, इंसान भी कर सकते। इसीलिए फॉरेस्ट स्टडीज को हम लोग बेस्ट केस बताते हैं एक्सेलेंस इकोनॉमी के लिए। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, अब ये देखिए, अच्छा, लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं? वर्ल्ड को पिक्चर करेंगे, वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, उस दुनिया की, यही करेंगे। पोएट्स तो पहले ही सब सोच चुके हैं। पोएट्स तो पहले ही बता देते हैं कि हाँ देखिए, ऐसा समाज हो सकता है, ये हो सकता है, लोग ये करेंगे उस समय बैठ के, लोग आलस्य करेंगे, लोग चोरी करेंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे। ये तो पोएट्स का ही काम है। तो पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे कैन थिंक ऑफ अ वर्ल्ड एंड दे कैन ट्राई टू फिट इन। और लेजिस्लेटर जब बोले तो इसका मतलब है कि हो सकता है लॉ मेकिंग हो सकता है पॉलिसी मेकिंग हो। तो पोएट तो पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आप उससे सीख लें या आप उसको छोड़ दें कि भाई तू बना पॉलिसी, तो पहले ही आगे देखकर बता सकता है। तो जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, ये पहले ही दुनिया देखकर बता सकते हैं। और हर पोएट सर, आप देख लीजिए अपने इतिहास को उठाकर, हर राजा के दरबार में कवि रहा है, वो कवि सबसे बड़ा पॉलिसी मेकर रहा है। हर दरबार की यही कहानी है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। आपने अगर छावा मूवी भी देखी हो तो वहां भी आपने देखा होगा कि जो पोर्ट उस कोर्ट के पोएट हैं, जो वहां पे कवि हैं, वो कितना बेहतरीन सलाह देते हैं और हमेशा अंत तक टिके रहते हैं। वही लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाते हैं। हालांकि कई बार वो अनएक्नॉलेज्ड रह जाते हैं। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ये भी सच्चाई है। देखिए, अब ये दोनों ऐसे का टॉपिक दोनों वे जा सकता है, आपके ऊपर है। हिस्ट्री कई बार लगता है कि साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन के बीच की जंग में साइंटिफिक मैन जीत रहा है, कई बार रोमांटिक मैन भी जीतेगा। अब आपको ऐसे में दोनों साइड आप दिखा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। भाई, साइंटिफिक मैन कौन है? जो बहुत लॉजिकली सोचता है। रोमांटिक मैन कौन है? जो एडवेंचरस है, जो चाहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं सब कुछ जीत सकता हूं। और वहीं पर एक लॉजिकल आदमी है जो कि सारा कुछ तालमेल बैठा के करना चाहता है। वहीं पर एक साइंटिफिक मैन और एक रोमांटिक मैन है। रोमांटिक मैन
कूद जाता है जंग में, बाद में देखा जाएगा जो होगा। साइंटिफिक मैन तोलेगा बैठ के। तो दोनों हमारे पास एग्जाम्पल है, साइंटिफिक मैन भी जीते हैं, रोमांटिक मैन भी जीते हैं। तो आप दोनों एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। यहां पर हिस्ट्री भी है। अब आप देखिए भाई, यहां पर पॉलिटी भी आ सकती है आपकी। आपके पास कुछ ऐसे लॉज है जो आपने बड़े रैशनल बनाए हैं, पर आज आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी बात करते हैं, वो तो आपका कोई लॉ फॉलो नहीं करता है, वो तो सिंपल सा रोमांटिक चीज है कि आपको क्या लगता है। तो मेरे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, कभी ये भारी पड़ती है तो कभी ये भारी पड़ती है। आप दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। आप तो अपने घर में भी सुरक्षित है ना सर, क्यों यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप बने नहीं है घर में रहने के लिए, आप बने हैं देश को बेहतर करने के लिए। तो आपका जो मकसद है उसमें निकलने में सर कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। वही तो ये बोला है, शिप तो बहुत सेफ है अपने हार्बर में, पर उसके लिए शिप थोड़ी ना बना है। बड़े बड़े राजा लोग तो सेफ थे अपने किले में, पर वो बाहर नहीं निकलते। तो सर कैसे देश बदलता? बड़े बड़े लेजिस्लेटर, बड़े बड़े आपके लीडर सर, अगर वो बाहर नहीं निकलते तो देश कैसे बदलता? तो वो तो सेफ थे अपने घर में सर। भगत सिंह साहब बहुत सेफ थे अपने घर में, पर नहीं, क्यों? वहां के लिए बने ही नहीं थे। वो बने थे देश में एक आंदोलन करने के लिए, और वो गए। देख लीजिए, वो वहां पे सेफ होते, पर नहीं, ही वॉज नॉट मेंट टू बी देयर। ही वॉज नॉट वॉट शिप इज फॉर, ही वॉज नॉट वॉट ही हैड हिज ऑल इंटेंशंस टू डू। वहां घर पे रह के नहीं कर सकते थे। तो बाहर निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए वो बहुत बड़ा है। सेक्शन बी देखते हैं ईसीएसए का। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। सही बात है। अब भाई जब आपदा विपदा आ रही है, अब बैठ के गड्ढा खोद रहे तो क्या फायदा? मतलब ये पूरा ऐसे प्रिपेयर्डनेस की बात है। भाई आप प्रिपेयर्ड रहिए, कुछ भी हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर चालू हो गया, अब आप 10 गाना गाएंगे तो क्या फायदा है? वॉर तो चालू हो गया है। अगर बम फट ही गया है तो सर त्रासदी होगी, बर्बादी होगी। पहले रोके तो फायदा है। तो जब सूरज चमक रहा हो ना, तो इसका मतलब है जब टाइम है तब अपनी तैयारी कर लो, छत डाल लो, क्योंकि अगर पानी बरसेगा ना तो टाइम नहीं मिलेगा तुमको। जब समय है ना तो कर लो काम, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको भी बोल रहे हैं, ऐसे में ना इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी समय है, डाल दीजिए कुछ एफर्ट्स, फायदा मिलेगा। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, कैन यू? नॉट एट ऑल। पिछले इतने देर से सेशन हो रहा है, आई कैन नॉट गो बैक कि ये देखो ये बदल लीजिए बदल लीजिए। आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम। थिंग्स आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, एंड दैट मीन्स आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे आप नहीं जा सकते। आगे की तरफ बढ़ते हैं आप, पीछे से सबक लेकर, तो आगे की तरफ बढ़ते रहिए। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। अगर आप उतर भी जाते हैं तो भी वो सेम नहीं रहेगा, वहां के सर्कमस्टेंसेस बदल चुके होंगे। मान लीजिए देश में कभी इमरजेंसी लगी थी, और मान लीजिए भविष्य में कभी लगती है, तो एक जैसे नहीं सिचुएशंस होंगे, दोनों अलग सिचुएशन थे, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग होंगे। पर आप एक ही नदी में खड़े नहीं रह सकते। अगर समय रुक चुका है, व्यक्ति मर चुका है, तो ये बात सत्य हो सकती है, बट यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एवरीथिंग विल मूव फॉरवर्ड। अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। एग्जैक्टली, डिप्लोमेसी, ये ह्यूमन बिहेवियर है सर। एक स्माइल सबसे बड़ा व्हीकल बन सकता है एम्बिग्विटी क्रिएट करने का। आप बोलिए सर सेशन में मजा आ रहा है, हम हंस दें। आप बोलिए सर सेशन मजा नहीं आ रहा है, हम उस पर भी हंस दें। तो आपको लगेगा करना क्या चाह रहा है। यही तो सबसे बड़ा एम्बिग्विटी है। मतलब, और इसको बस स्माइल में मत लीजिए। स्माइल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना है। स्माइल कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, समझिएगा, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। नाउ स्माइल हो सकता है मैंने कुछ छोटा सा कहीं चेंज किया, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, वो एक एम्बिग्यूटी मैंने डाल दी। मेरे वर्ड है वो भी एक स्माइल हो सकते हैं, मेरे जेस्चर है वो भी एक स्माइल हो सकते हैं, मेरा एक जजमेंट है वो भी एक स्माइल हो सकता है। तो स्माइल कुड बी एनीथिंग, बट इट कैन बी क्रिएटिंग एम्बिग्विटीज। तो आप तो चेहरा का एक्सप्रेशन बस स्माइल मत लीजिएगा, आप एक तो नैरो सोचना बंद कर दीजिए। दिस स्माइल कुड बी एनीथिंग। अ स्माइल कुड बी अ डिसीजन बाय अ लीडर। स्माइल है, हाँ हो बुरा हो जो हो देखा जाएगा, स्माइल है वो। तो स्माइल का मतलब है कि एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि आप सामने वाले कंफ्यूज कर देते करना क्या है। लोग पूछ रहे हैं कि सर वॉर करना है क्या, आप ऐसे कर दिए। अब ये भी एक स्माइल हो गया एक तरीके की, पता नहीं क्या करना है। तो स्माइल इज ऑफन द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, ऑफ कोर्स। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। सही बात है, आपके पास चॉइस है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई सही हो। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हो सकती है, भारत के पास बहुत सारी चॉइसेस थी, पर जरूरी नहीं कि उसमें से सब सही हो। कोई भी सही हो ये भी जरूरी नहीं है। भले पॉलिटी की बात कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, हर चीज की आप बात कर सकते हैं। आपका साइंटिफिक रोज पॉलिसीज बनती हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके पास चॉइसेस हैं तो सही हो। इफ यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो।
ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, आप प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे डील कर रहे हो उससे, ये आपके ऊपर है। आपके पास चॉइस था कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते, आपने दिया, सही तो नहीं हुआ। फिर आप इंडस्ट्री पे आए, उसको छोड़ दिए, सही तो नहीं हुआ। फिर आप सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हो, आज भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो चॉइसेस हैं आपके पास, इसका मतलब नहीं कि उनमें से कोई भी सही हो, अलग हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इट इज योर पावर टू मेक देम राइट, इट इज योर क्रीड टू मेक देम राइट। इस टॉपिक को एक पॉजिटिव लेकर चलना है आप। चलिए, वैसे आपको लेकर चलते हैं 2021 के टॉपिक में। आइए देखते हैं 21 में क्या था। 21 में सेक्शन ए में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। सच्चाई है, आजकल सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस है ना, वो कोई और कर रहा है। आपने इसको आउटसोर्स कर दिया, कोई और बताता है कि हम क्या हैं, कोई और बताता है कि हमको क्या करना है, कोई और बताता है कि कैसे होगा। और वो कोई और भी क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है कोई और एजेंट हो। तो जो हमारा प्रोसेस सेल्फ डिस्कवरी का था ना, इट हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। कोई और बताता है कि भारत का इसरो ऐसा होगा, कोई और बताता है कि आपका एजेंसी ऐसा होगा। व्हाई? बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग डाउन। और अगर ऐसा होगा तो सर कोई भी आपके ऊपर रैंक लगा जाएगा, एक ठप्पा लगा जाएगा कि तुम यही हो। ये हमें नहीं करना है सर, हमें खुद का सेल्फ डिस्कवरी करना है। लेट्स कम आउट ऑफ दैट सोशल मीडिया, लेट्स कम आउट ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल स्लेवरी दैट आई माइट से। योर परसेप्शन ऑफ मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। आपका परसेप्शन मेरे बारे में आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। जब आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप अपनी परछाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि अरे ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि मैं भी वैसा हूं, मैं भी ऐसा हूं। पर मेरा जो जवाब होगा ना, माई रिएक्शन टू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। भाई इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान बहुत परसेप्शन बनाएगा भारत का, पर वो अपने रिफ्लेक्शन के कारण वैसा बना रहा है। पर मेरा रिएक्शन क्या है, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ। क्या तुम कहां लाई करते हो यार, हम कहां लाई करते हैं। आई हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस ऑफ मी एंड देन आई रिप्लाई। तो मेरे सिस्टम बहुत अलग है, मैं सेल्फ अवेयरनेस वाला इंसान हूं और मैं अवेयरनेस के बाद आगे बढ़ता हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूं, मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं हूं कि मैं ढूंढूं अपने आप को ही सामने वाले में। फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज उटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। सच्चाई है। कुछ लोग बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अरे भैया तो सांस ही मत लो फिर। अगर आप वांटलेसनेस चाहते तो आप क्यों चाहते कि अगली सांस आपको आए, मत लो सांस। चाहते ना सांस आए, तो ये आइडिया तो उटोपियन। उटोपियन का मतलब जो चीज संभव नहीं है, एक ऐसी दुनिया है जो सपनों की है, संभव ही नहीं है। अगर आप वांटलेसनेस की दुनिया चाहते तो कुछ भी वांट नहीं होनी चाहिए, अगला सांस का भी वांट मत करिए, आप तो वांट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जो मटेरियलिज्म वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं उनका एंड कैसे होगा। हर महीने नया आईफोन, नया आईफोन, नया आईफोन, नया ये नया वो। मटेरियलिज्म, आई जस्ट वांट मटेरियलिज्म, ये काइमेरा है, रोज बदलता है, रोज अपग्रेड होगा। तो ये कंज्यूमरिज्म वर्सेस वांटलेसनेस की बात है यहाँ पर। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। सच्चाई है भाई, जो रियल दिख रहा है पक्का रैशनैलिटी वर्क करेगी, और जो रैशनैलिटी आज दिख रही है पक्का आगे चलकर रियलिटी बन जाएगी। तो द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, कुछ भी आप ले सकते हैं। भाई सन है, पहले लोगों ने बोला कि नहीं पूरा हमारा ब्रह्मांड अर्थ सेंट्रिक है, पर बाद में पता चला नहीं सन सेंट्रिक है। भाई रियल था, आगे चल के रैशनैलिटी हमें दिखने लगी। अब रैशनैलिटी से कुछ चीजें हम लोग आगे लगा रहे हैं, भाई घोस्ट पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, हो सकता है रियलिटी में मिलेगी, क्योंकि हम रैशनैलिटी लगा रहे हैं, रियलिटी में मिलेगी। और ये चीज सिर्फ साइंस की बात नहीं है, आप पॉलिटी की देख लीजिए। रियल इज रैशनल, आपने बोला भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, रैशनैलिटी क्या भाई, इतनी भीड़ है तो आपको करना ही पड़ेगा डेमोक्रेसी। देख लीजिए रियलिटी में आपकी डेमोक्रेसी चल रही है और रैशनैलिटी भी वही थी। आपके पास इतना लिटरेसी नहीं था तो रैशनैलिटी यही थी कि हाँ डेमोक्रेसी लेकर आओ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लेकर आओ और काम बन जाएगा। तो रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। सेक्शन बी देखते हैं, हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। देखिए ये कहानी एकदम सिंपल सी है, जैसा संस्कार होगा वैसा ही लीडर बनेगा। जो हैंड रॉक करते हैं क्रैडल को, वही रूल करते हैं वर्ल्ड को। मतलब जो चीज आप जब बच्चे रहे होंगे, जो संस्कार आप में दिए गए होंगे, जो हैंड आपको संस्कार दे रहा था, वो फैमिली सिस्टम हो, स्कूल सिस्टम हो, गुरुकुल सिस्टम हो, कॉलेज सिस्टम हो, नेबरहुड सिस्टम हो, जो भी हो, वही संस्कार देगा और वही संस्कार रूल करेंगे इस वर्ल्ड को, वही संस्कार आगे बढ़ाए जाएंगे। तो हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड इज गोइंग, और क्रैडल द cradles the rock the hand that rocks the cradle rules the world. What is research but a blind date with knowledge? Exactly. अरे रिसर्च है क्या, आप तो करते रहते, ब्लाइंड डेट चल रही होती है आपकी। ब्लाइंड डेट में आप नॉलेज के साथ लेकर निकलते हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कहीं सेट हो गया रिसर्च।
रिसर्च क्या, ऑनगोइंग एफर्ट, यू हैव नॉलेज, अ सेट ऑफ नॉलेज, एंड यू कीप ऑन डूइंग समथिंग। भाई थॉमस एल्वा एडिसन क्या कर रहे हैं, नॉलेज लेकर बैठे हैं और रोज रिसर्च कर रहे हैं, बैठ के रोज कर रहे हैं। क्या करें, ब्लाइंड डेट करें, पता ही नहीं क्या हो रहा, ब्लाइंड डेट विद द नॉलेज। एवरी टाइम आई एम डूइंग अ ब्लाइंड डेट विद द नॉलेज। फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ 1000 बार, 1001वें बार सही हो गया। दैट्स अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। और यही रिसर्च होता है जो कभी जाकर शायद एक फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट दे देता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। सच्चाई है भाई, देखिए पहली बार इतिहास में जो हो रहा है वो तो ट्रेजेडी है, पर अगर दूसरी बार भी वही चीज हो रही है और आप उसको भांप नहीं पाए तो फार्स है, वो तो झुटला था। उसको आप रोक सकते थे भाई, इमरजेंसी लगी 1975, बात सही है। अब मान लीजिए फिर से लग जाए और आप तैयार ही ना हो, आपको पता ही ना क्या हो, तो ये एक फार्स होगा। इट्स नॉट अ ट्रेजेडी, इट्स अ फार्स। ये झूठा है एकदम। इसको जानबूझ के सर्कमस्टांसेस को बिना समझे लगाया गया है, इसको यही कहा जाएगा, ये फार्स है। पहली बार में चीजें ट्रेजेडी हो जाती हैं, पर अगली बार में तो आप तैयार हैं। यू लर्न द लेसन्स। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आएगा, यू लर्न द लेसन्स। अगर फिर भी वो रिपीट हो रही है तो सर एक फार्स है, वो आप चाहते थे हो, यू हैव नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, वो एक फार्स है। देर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। एग्जैक्टली, बेस्ट कुछ नहीं होता। बेस्ट अगर कोई चीज हो चुकी है तो वो खत्म हो चुकी है। बेटर मतलब यू आर लाइव एंड यू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। So there are always better practices to the best practices. You always have to do the better practices. You have to keep on doing it always. तो आप जब बोले ना कि मैं बेस्ट हूं, नहीं नहीं सर, गलत स्टेटमेंट है। आप कल से बेटर हैं, अगले दिन आप आज से बेटर हैं, उसके अगले दिन आप उस दिन से बेटर हैं। सो देयर इज अ बेटर टू एवरीथिंग। बेस्ट प्रैक्टिस से भी बेटर प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो पीपल हु कॉल दैट बेस्ट, दे आर ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि तभी वो बेस्ट बोल रहे हैं। बेस्ट का मतलब डेड। और आप कोई चीज सर बेस्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक, यहां पर एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज को बेस्ट बोल ही नहीं सकते, उसके आगे जरूर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। आइए 20 में लेकर चलते हैं आपको। 20 की टॉपिक देखिए, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। देखिए यहां से यहां तक आप चल रहे हैं, आप यहां ह्यूमन बीइंग थे, पैदा हुए, सांस ले रहे थे, समझ रहे थे। जब आपके अंदर सारी भावनाएं आती तब आप ह्यूमेन बन जाते हैं, यही तो जर्नी है आपकी। अब आपके पास इमोशंस, दूसरों को हेल्प करना, सस्टेन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तब तो आप ह्यूमन बनते हैं, समाज को लेकर चलते हैं। नहीं तो आप ह्यूमन बीइंग बस रह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का क्या, सांस आ रही है छोड़ रहे हैं, नाम होमो सेपियंस रख दिया, चल फिर रहे हैं। तो आपका लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है सर, ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन, एंड यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ प्लेसेस, पीपल इन बिटवीन। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास ट्रैंक्विल सेल्फ, शांति चाहिए, एकदम शांति, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक मैनिफेस्टो बनाना होगा कि करना क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। और अगर मुझे ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो मुझे बस सब कुछ फिर हटा देना है। इफ आई हैव अ फोकस, माइंडफुल मैनिफेस्टो, मुझे ये करना है, काम खत्म, सब कुछ हटाओ। अब ये क्या, कैटलिस्ट बन गया, मतलब आपकी चीजों को जल्दी बढ़ाएगा, कैटलाइज कर देगा टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। अब आपको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये और ये होते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। दैट्स माइंडफुल मैनिफेस्टो टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। योर डिसिप्लिन, आपने सेट कर लिया, ये डिसिप्लिन। रूटीन सेट कर लिया मैंने, डेमोक्रेसी सेट कर लिया मैंने, इकोनॉमी सेट कर लिया मैंने, एंड दैट इज द मैनिफेस्टो। सो माय माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू ट्रैंक्विल इकोनॉमी, ट्रैंक्विल डेमोक्रेसी, ट्रैंक्विल ज्योग्राफी, ये सब लगा सकते हैं। तो माइंडफुल मैनिफेस्टो, सोचा समझा मैनिफेस्टो, मतलब व्हाट ऑब्जेक्टिव्स यू हैव। Ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. सच्चाई है भाई, शिप तो पानी में चारों तरफ से घिरा ही हुआ है, वो इसलिए नहीं डूबता है। वो इसलिए डूबता है क्योंकि वो बाहर का पानी जब शिप में आ जाए, मतलब कुछ निगेटिविटी आ जाए, मतलब अंदर से कोई चीज खराब कर दे। हर जगह ऐसा हो सकता है सर, आपका जरूरी नहीं है कि शिप डूबेगा क्योंकि आसपास पानी, उससे डूबेगा ही नहीं वो। पर अगर वो संकट में है, उसमें गड्ढा हो चुका है, गड्ढा होने का मतलब एक निगेटिविटी आ चुकी है, तो चारों तरफ निगेटिविटी तो चल ही रही है, अगर अंदर आ गई तो सर शिप डूब जाएगा। अब ये कहीं भी लगा सकते हैं भाई, करप्शन, चारों तरफ आप देखेंगे तो पैसा ही पैसा है, पर आपको इंपैक्ट नहीं कर सकता। पर आप में करप्शन आ गया तो देखिए आपकी जहाज डूब जाएगा, आपका जो आपका ईमानदारी का जहाज डूब जाएगा करप्शन की दुनिया में। तो ये बहुत चीजें बोल रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें।
सिंप्लिसिटी, देखिए हमने आपको बोला ना सिंप्लिसिटी वो पूछेगा। सिंप्लिसिटी ही अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है। आप सोचिए, माँ के हाथ का खाना आपको कहीं भी मिलेगा, अपने घर का खाना आपको कहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सिंपल है, येट अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन ऐसा चीज कहीं और नहीं मिल सकता। इट इज द मोस्ट, ये मान लीजिए इसके ऊपर मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बी देखते हैं। कल्चर इज वॉट वी आर, सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव। कल्चर क्या है? जो आपके संस्कार जो आपके पास हैं, जो आप जैसे व्यक्ति हैं, वो आपका कल्चर है। सिविलाइजेशन क्या है? आपके पास क्या है, वॉट वी हैव। मकान है, धरती है, लैंड है, रिसोर्सेज है, ये सब आपके सिविलाइजेशन का पार्ट है। पर आप क्या है? आपका कल्चर है। सो वॉट यू आर इज कल्चर। आप क्या है, ये कल्चर बताता है। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी विदाउट सोशल जस्टिस। मतलब ये कहानी वही है, वही कि भाई आपको जस्टिस लेकर आना तो चैरिटी कम हो जाएगी, जस्टिस लेकर आना तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आपके पास सोशल जस्टिस आ ही नहीं सकती जब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना हो। लोग अगर इकोनॉमिक इनइक्वल हैं तो सोशल जस्टिस कभी नहीं आएगा। बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। आप सबको इकोनॉमिकली पावरफुल कर दीजिए और सोशल जस्टिस गायब कर दीजिए, मेल फीमेल में लड़ाई हो रही है, तो क्या मतलब है फिर? तो मुझे इकोनॉमी और सोशल को दोनों को साथ लेकर चलना है। इक्वालिटी चाहिए इकोनॉमी में भी और सोशल जस्टिस भी मुझे चाहिए। पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ, सच्चाई है। सबसे कम नोटिस होता है, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता, पर आपको बता दे सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी पेट्रियार्की है। सब शांत रहते हैं, जैसे कल्चर ऑफ शांत रहना, सह लेना। क्योंकि सब बोलते हैं कि भाई लीस्ट नोटिस्ड है, पर सबकी भावनाओं में वही बना हुआ है, वही बढ़ चढ़कर चल भी रहा है, सबकी भावनाओं में वही बना भी हुआ है। समझ रहे? चलिए, फोर्थ, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। आज टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे एक फैक्टर बना हुआ है, और इस साइलेंट बहुत रहता है। भाई इंडिया यूएस है, इंडिया फ्रांस है, और हमारी बात क्या करें, आप तो बाकी देशों की भी बात करेंगे। आज इंटरनेशनल रिलेशंस टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हो रहा है। लोग जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना चाहते हैं। तो एक बहुत साइलेंट फैक्टर है ये। इट्स अ साइलेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, येट वेरी प्रफाउंड, येट वेरी प्रफाउंड। 19 में लेकर चलते हैं, 19 में दिखाते हैं आपको क्या आया था। सेक्शन ए, विजडम फाइंड्स ट्रुथ। जो वाइज होगा ना उसको ट्रुथ मिलेगा, नॉलेज वाले को ट्रुथ नहीं मिलेगा। विजडम विल फाइंड ट्रुथ, इट विल टेक टाइम बट इट विल फाइंड द ट्रुथ। और वो ट्रुथ मिल चुका है इसीलिए विजडम है। ये भी समझिए, ट्रुथ नहीं मिला होता ना तो नॉलेजेबल होता, बस ट्रुथ मिल चुका है इसीलिए विजडम है। यू आर अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, ये विजडम है। ट्रुथ क्या था आपके यहीं चल सकता था, यही इसका विजडम है सबसे बड़ा। आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वही आपकी सच्चाई है, और वही सबसे बड़ा विजडम है आपका। आप किसी और इकोनॉमी में वर्क नहीं कर पाते। तो विजडम विल फाइंड ट्रुथ, इट विल टेक टाइम बट इट विल फाइंड ट्रुथ। वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज, बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। नहीं, आप में बहुत सारे वैल्यूज हैं आज भी, आप एक ह्यूमैनिटी को दर्शा रहे हैं, सच्चाई है। पर वैल्यूज क्या है? वो ऐसी चीज जो आप चाहते हैं बनना, वो वैल्यूज है। बिल्कुल जेन्युइन, एकदम करप्शन फ्री, इंटीग्रल आदमी, एब्सोल्यूट आदमी, वो है वैल्यूज। तो वैल्यूज एक एस्पिरेशन है जो समाज बनना चाहता है। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी, सच्चाई है भाई। आपके लिए जो बेस्ट है जरूरी थोड़ा ना समाज के लिए भी बेस्ट हो। जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए, इट्स नॉट नेसेसरीली, इट विल नॉट बी गुड फॉर सोसाइटी। और जो समाज के लिए जरूरी है, अच्छा है, वो जरूरी नहीं आपके लिए अच्छा हो। तो ये तो द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। अब इसमें आपको चुनना है कि मुझे कहाँ रखना है अपने आप को। शुड आई कीप माई सेल्फ और शुड आई कीप द सोसाइटी हेड, ये आपके ऊपर पूरा ऐसे इसमें हो सकता है। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। भाई सक्सेस अगर आपको चाहिए तो पहले सीखिए कि कहाँ इंप्रूव करना है मुझे, और एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, इसको इंप्रूव करता हूं, तब आप आगे बढ़ेंगे। सक्सेस के दो पिलर है, पहले एक्सेप्ट करिए कि गलती कहां हुई, और डेडिकेट करिए इंप्रूव करने में अपनी लाइफ को, कि सक्सेस को पा पाए। बी देखते हैं। साउथ एशियन सोसाइटीज आर विवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटी। सच्चाई है, साउथ एशियन के जो समाज हैं सर, वो देश के टेरिटोरियल बाउंड्री पे नहीं है, बट उनके प्लूरल कल्चर और प्लूरल आइडेंटिटी से है। वो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कल्चर, फेयर, फेस्टिवल, खाना, क्विजीन्स, हैबिटेट, पहनने का अटायर, इससे रिलेटेड है। वो है साउथ एशियन का सोसाइटी, उसमें जुड़ा हुआ है, ना कि स्टेट मतलब पॉलिसीज में नहीं है, इसमें है। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया रीजन फॉर इट्स बैकवर्डनेस। देखिए सही बात है,
भारत के बैकवर्डनेस का दो बहुत बड़ा रीजन है। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है और एजुकेशन हमारे यहाँ कमजोर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है जिसको आप साफ साफ लिख सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा कर लो, सारे सबको मिल सके, तुरंत केयर मिल सके, और एजुकेशन अच्छा कर लो तो सबको मिल सके। बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। बायस्ड मीडिया रियल थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी को, ये भी सच्चाई है। इंडियन डेमोक्रेसी को मतलब क्या है सर? आपको सही चुनना है, सही जानना है, सही देखना है, पर अगर मीडिया बायस्ड हो जाएगी तो आपका रियल डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है। वो बताएगी नहीं आपको सच्चाई क्या है। तो ये मीडिया का जो कि वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हो रहा है, क्या द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर है या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज? हम दोनों लिख सकते हैं। देखिए डर भी है, पर अगर आप अपने आप को रीस्किल और अपस्किल कर लें तो बून भी है। हमारे पास बहुत सारे तमाम रिपोर्ट्स है जो आप जीएस में पढ़ते हैं कि भारत को फायदा हो सकता है अगर हम रीस्किल और अपस्किल कर लें, तो एआई से हमें फायदा हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं, रिस्क तो होगा पर आपको फायदा भी ज्यादा हो सकता है। आइए 18 में लेके चलते, देखते हैं क्या है। सेक्शन ए में चलते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या क्या ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया के? तो एग्रीकल्चर में कैसे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, अपने हीट मैनेजमेंट को आप कैसे कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हैं, आप रेनफॉल क्रिएट कर रहे हैं कैसे, ये सब ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज है। आपको इसके बारे में लिखना था। A good life is one inspired by love and guided by knowledge. Of course. गुड लाइफ का डेफिनेशन है क्या? भाई गुड लाइफ का मतलब है आपने हमेशा एक नॉलेज से अपने आप को गाइड किया है, और दूसरा आप हमेशा इंस्पायर्ड रहे हैं लव से। इमोशन ऑब्जेक्टिविटी, इमोशन ऑब्जेक्टिविटी, वही गुड लाइफ है। यू आर इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। यू हैव इमोशंस ऑल्सो, यू हैव लॉजिक ऑल्सो। पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। भाई अगर अफ्रीका गरीब रह गया तो सर पूरे संसार में फिर भी प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा ही रहेगा। अगर पाकिस्तान गरीब रह गया तो पूरे संसार के लिए खतरा बना रहेगा। अफगानिस्तान गरीब रह गया तो सबके लिए खतरा बना रहेगा। ये पॉवर्टी आइडिया का भी हो सकता है। अगर आइडिया का भी पॉवर्टी कहीं है तो वो भी प्रॉस्पेरिटी को मारने के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। देखिए ये तो पूरा टेक्निकल टॉपिक है, आपको आप वही चुनिए या वही लोग चुने इसको जो कि इसमें सिक्योरिटी एंगल से बहुत कुछ लिख सके कि भाई कैसे मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स करना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स टास्क तो है। तो चाइना बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, कैसे मैनेज करना है, ये आंसर इसमें आएगा। सेक्शन बी देखते हैं। Customary morality cannot be a guide to modern life. See, there are customs, and the custom stops you doing lot of things. पर उनका कोई बेस नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। They cannot be a guide to my modern life. मेरा मॉडर्न लाइफ मुझे आगे बढ़ने को बोल रहा है। अब मुझे आगे बढ़ने बोला, कस्टम मुझे रोक रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते तुम ऐसे। भाई मेरा इंटरव्यू है और इंटरव्यू में साफ लिखा है कि आप टीका लगा के नहीं आएंगे, आप ये करके नहीं आएंगे। मुझे बोला कस्टम मोरालिटी के लगा के जाना है तुम्हें, पैर छू के जाना, सबको वहां जाती सबका पैर छूना नहीं हो सकता। माई मॉडर्न लाइफ इज डिफरेंट, इट कैनॉट बी गाइडेड ऑफ कोर्स, बट देर आर कस्टम्स दैट वी शुड रेस्पेक्ट, दैट दे गिव अस ए लेसन। ऐसा थोड़ी ना मैं उसको एकदम वर्बटिम फॉलो करूं, वो मुझे सिखाते हैं। उस सिखाने से क्या है कि मुझे अपनी चीजों में फायदा मिल सकता है। दैट संस्कार दैट वी गेट, संस्कृति दैट वी गेट, वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। पास्ट इज परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस वैल्यू। सही बात है। एक जो इवेंट हो गया ना पास्ट में, वो हमेशा एक डायमेंशन है आपकी कॉन्शियसनेस में, वो हमेशा चलता रहता है, परमानेंट है। भाई वर्ल्ड वॉर हो गया ना तो आज डर है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। न्यूक्लियर है वो सर हुआ था ना, जापान नागासाकी हिरोशिमा, आज भी डर है कुछ ना हो। तो ये मेरे पास में हमेशा एक परमानेंट डायमेंशन है हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, वैल्यूज में, इसीलिए मैं बहुत चीजों में डरता हूं। फिर A people that values its privileges about its principles loses both. जो व्यक्ति अपने प्रिविलेजेस को बढ़ावा देगा ना कि आज मेरे पास बहुत ऐश है, आराम है, वो अपना प्रिविलेज भी खो देगा, प्रिंसिपल भी खो देगा। दैट्स अबाउट एरोगेंस। ये टॉपिक आपका एरोगेंस के बारे में है, ये मानने में कि आप जब धरती छोड़कर ऊपर हवा में उड़ते हैं तो कैसे धरती पे गिर सकते हैं। यू विल लूज बोथ, प्रिंसिपल तो चला ही गया और वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि मटेरियलिज्म लाइफ है। देखिए फिर से मटेरियलिज्म आ गया। आप मटेरियलिज्म को ज्यादा मांग रहे हैं एज कंपेयर टू योर वांटलेसनेस। जितना मटेरियलिज्म में ज्यादा जाएंगे दोनों को खो देंगे आप। रियलिटी डज नॉट कंफॉर्म टू द आइडिया बट कंफर्म्स इट। रियलिटी हो सकता है कंफॉर्म, मतलब ना माने, ना फॉलो करे किसको, आइडिया को, पर कंफर्म करती है। कोई बोलेगा कि वो
गांधी जी धोती पहन के लंदन चले गए, आज तो आप नहीं जा पा रहे हैं। रियलिटी कंफर्म भले ही ना कर रही हो, पर कंफर्म कर रही है कि कुछ तो हुआ है। एक नमक पे सब लोग इकट्ठा हो गए, हो सकता है आज ना हो, पर कंफर्म कर रही कि हुआ था। तो रियलिटी में नॉट कंफर्म टू द आइडिया टुडे, बट इट कैन प्रूव कि ऐसा हुआ था, इट कैन कंफर्म कि हाँ हुआ था। हो सकता है आज डेमोक्रेसी कुछ देशों में लग रहा हो कि नहीं ठीक चल पा रही है, पर हम तो कंफर्म कर रहे हैं ना, चल रही है हमारे पास, बहुत अच्छे से चल रही है। तो रियलिटी कई बार हो सकता है कंफर्म ना करे आइडिया से, बट इट कैन कंफर्म इट। 17 में लेकर चलते हैं, ये 2017 में देखते हैं क्या था। 17 में सेक्शन ए देखेंगे तो फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी। देखिए ये पूरा आपका एग्रीकल्चर से ही टॉपिक है। तो यहाँ पे फार्मिंग इश्यूज हैं कि कैसे वो सब्सिस्टेंस नहीं रहा है फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। Impact of the new economic measures on fiscal ties between the union and states, in very technical topic. क्या इम्पैक्ट होगा नए इकोनॉमिक मेजर्स का ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये उस हिसाब से वहां पे सोच समझ कर लिखना है लोगों को कि क्या इकोनॉमिक टाइज पे प्रभाव पड़ रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ये बहुत बढ़िया। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम्स, सच्चाई है। क्लासरूम्स में जो होगा, अब यहाँ क्लासरूम का मतलब वही ब्रिक मोटा नहीं, क्लासरूम कुड बी एनी लर्निंग सेंटर, योर फैमिली सिस्टम, योर स्कूल सिस्टम, योर कॉलेज सिस्टम, योर एजेंसीज, योर गुरुकुल शिष्य परंपरा, कुछ भी हो सकता है। जैसा सिखाया जा रहा है क्लासरूम्स में वैसा ही डेस्टिनी तैयार हो रहा है आपका। यू टीच पीस, कल पीस होगा। यू टीच वायलेंस, कल वायलेंस होगा। हिटलर वायलेंस सिखा रहा था अपने स्कूल्स में, वायलेंस हुआ। हैज द नॉन अलाइन मूवमेंट, ये एकदम फिर से फैक्चुअल है, टोटली फैक्चुअल, इट इज अपॉन यू, आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। आई जनरली डोंट पिक अप दीज टॉपिक्स, हम ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिसपे ऐसे लिखा जाए, इन टॉपिक्स पे जीएस का आंसर बनने लगता है। फिर सेक्शन बी देखते हैं। जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। इफ यू वांट टू एवर शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स समवन, जस्ट शो योर हैप्पीनेस। वही सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड टू द पेरेंट्स, योर हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड टू योर नेबर्स, योर हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड टू योरसेल्फ, योर हैप्पीनेस। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इज मिथ इन इंडिया। न्यू वुमेन मतलब जो नए राइट्स हैं, जो नए तरीके हैं, जो नए हो सकता है आने वाले पैरामीटर्स है फॉर वुमेन, कुछ जगह तो आ गए हैं, कुछ जगह शी इज डिमांडिंग द राइट्स, शी इज मच अहेड, पर कुछ जगह आज भी नहीं। तो ये टॉपिक दोनों के बीच में रहेगा। हाँ, कुछ जगह न्यू वुमेन आ चुका है, वो मिथ नहीं है, कुछ जगह आज भी मिथ है। भाई स्पोर्ट्स में मिथ नहीं है, पर पॉलिटिक्स में मिथ है आज भी, आज भी पॉलिटिक्स में मिथ है। We may have brave human laws but cannot resist natural laws. Exactly. आपके पास ह्यूमन लॉज बहुत ब्रेव हो सकते हैं या फिर आप उनसे लड़ सकते हैं ह्यूमन लॉज से, पर नेचुरल लॉ से कैसे लड़ेंगे? आप कैसे डेथ को डिफीट करेंगे? वो एक नेचुरल लॉ है। ह्यूमन लॉ को तो आप कर सकते हैं, ह्यूमन लॉज को तो आप ब्रेव कर सकते हैं, जीत सकते हैं उनके ऊपर, तो जजमेंट आपका जुडिशरी जिता देगा, पर इनके ऊपर कैसे जीतेंगे? यू कैन नॉट विन ओवर द नेचुरल लॉज। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम, ऑफ कोर्स, यही तो फोमो भी क्रिएट कर रहा है, सब कुछ अपने जैसा बनाना चाहता है। यहाँ पे लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपना दिखाने की सोचते हैं, दिखावा करते हैं और इसमें लोग फंस जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ एक सिस्टम है जो एक बहुत निगेटिव सिनेरियो भी क्रिएट कर सकता है। ये है सोशल मीडिया। तो देखिए सारे टॉपिक्स जो हमने देखे, ये टॉपिक्स को अगर आप डिसाइफर कर लें और फिर आप सोच लें अच्छा मेरे पास 10 टॉपिक तो आ ही जाएंगे, 10 पैराग्राफ आ जाएंगे, 12 आ गए तो और बढ़िया है, तब आप ऐसे लिखना चालू करें, तब बेहतर होगा। हमने बस आपको डिस्कस करके आज ये बताया है कि टॉपिक्स ऐसे आते हैं, आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इनको खोल सकते हैं कि अच्छा क्या मतलब हो सकता है, और नैरो कभी मत लीजिएगा। दीज टॉपिक्स मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ नैरो सेंस, इसका ब्रॉड कर लीजिए जेनिथ, बहुत ब्रॉडन करके सोचिएगा। नेवर टेक अ नैरो व्यू, ऑलवेज टेक द ब्रॉडेस्ट व्यू। और शायद यही आज का अंतिम भी था, हम आपको बता दें रैंकर सक्सेस प्रोग्राम 1 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमारा पूरा रैंकर्स का ये क्लास चलने वाला है, आप इसको आराम से देखिए बैठ के। आवर बैचेस आगाज, संभव, फाउंडेशन और नीव चालू हो चुके हैं, जुड़ सकते हैं आप। 26, 27, 28 के लिए चल रहे हैं। मेंस का कोर्स भी हमारा क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम चालू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज प्लस नोट्स हैं जो हम आपको देने में लगे हैं। 999 में क्यूईपी भी मिल रहा है ऑप्शनल कोर्सेज का, और हमारे पास कॉम्बो फीचर्स भी हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और जीएस को मिलाकर। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।